एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर जो पिछले दिनों से बहुत ज्यादा कमेंट सेक्शन में मैं देख रही हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके दिमाग में ये सवाल चल रहे होंगे। तो आज एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ सो दैट आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प यहाँ पर मैं कर सकूँ और आपको बता सकूँ कि अगर ये सारे सवाल आपके भी दिमाग में चल रहे हैं तो कैसे हम इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स एज अ स्टूडेंट अगर मैं देखूँ तो मेरे दिमाग में भी इस वक्त यही सारे सवाल चलते जो आपके चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे पास में आए हो तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और कंप्यूटर साइंस मैं आप सभी लोगों को पढ़ाती हूँ। यहाँ पर इस पूरे चैनल पर आप लोगों को कंप्लीट जेआरएफ की तैयारी करवाई जा रही है, जिसके अंदर आपको पेपर 1 कंप्लीटली पढ़ाया जाता है और पूरे के पूरे पेपर 2 आपके लिए होते हैं, जैसे कि होम साइंस, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, ऐसे सभी के सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर है। हिस्ट्री भी इंक्लूडेड आप लोगों के लिए है, पॉलिटी भी आपके लिए यहाँ पर मिल जाएगा। तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही कंसोलिडेट तरीके से आगे लेके जा सकते हो। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए कुछ टिप्स हैं जो मेरे जेआरएफ के टाइम पे मुझे बहुत हेल्प किए और किस तरीके से मैंने क्वालिफाई किया या क्या क्या ऐसी चीजें थी जो मुझे बहुत फायदा दिया, वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि एग्जाम प्रेशर के टाइम पे अगर हम बात करें, सॉरी एग्जाम के टाइम पे बात करें, तो एक बहुत ही प्रेशर सिचुएशन आ जाती है। एग्जाम पैनिक जैसी चीजें भी हमारे पास में आ जाती है। फिर हम लोगों को ऐसा लगता है कि मैम हमने बहुत सारा पढ़ा है, पर फिर भी क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ तो बहुत लिया है पर मॉक टेस्ट के अंदर हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे आपके लिए पेपर 2 का हो। इसके अलावा पेपर में कैसे आप लोग स्कोर कर सकते हो, या अपना पेपर 1 जो है उसके अंदर 50 सवाल है तो 50 में से आपके 25 सही होते हैं, 30 सही होते हैं, पर कैसे उसको इंक्रीज किया जाए, कैसे 35 से 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन तक हम पहुंच सकते हैं। इसके अलावा लास्ट टाइम में हमको क्या पढ़ना चाहिए और पेपर 1 या पेपर 2 इन दोनों में से किस पर इस टाइम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, इनको लेकर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, जो एग्जाम प्रेशर वाली बात मैंने यहाँ पर लिखी है, देखो एग्जाम प्रेशर को रिमूव करने का या एग्जाम प्रेशर में काम डाउन रहने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप जितना रिहर्सल करके जाओगे अपने फाइनल परफॉर्मेंस से पहले, उतना ज्यादा बेटर आपके लिए होगा। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रही हूँ आप सभी लोगों को ये 3 घंटे बैठ के एग्जाम देने की आदत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये आदत नहीं है तो डेफिनेटली आपको वैसे भी एंजाइटी फील होगी। अब एग्जाम जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल नए पैटर्न पे होता है, बिल्कुल भी गैप बीच में नहीं होता है। 150 सवाल होते हैं, आपके पास में 3 घंटे का समय होता है, 180 मिनट का ये समय है और इस पूरे सिनेरियो के अंदर आपको हर तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना है। जैसे स्क्रॉलिंग से रिलेटेड को हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यूज भी आ सकते हैं, हो सकता है कि रफ शीट मैनेजमेंट का भी इशू हो जाए, हो सकता है एक एक मिनट का जो ये पैनिकनेस होता है ये बड़ी पैनिकनेस में आपको लीड करके लेके जाता है। तो अगर मैं बात करूं एग्जाम प्रेशर को हैंडल करने वाली चीज पे, जैसे आज इमेजिन करिएगा कि 27 नवंबर को मैं ये बना रही हूँ और 6 दिसंबर को आपका पहला पेपर होने वाला है। तो देखो इस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट है कि बचे हुए जितने भी दिन आपके पास में बच जाते हैं, ये जो आप लोगों के पास में टोटल 8 दिन बचे हैं, इन 8 दिन के अंदर आपको सबसे ज्यादा ये 3 घंटे वाले रिहर्सल करने हैं, सबसे ज्यादा आपको मॉक देने हैं, जितना हो सकता है उतना ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, इस वक्त ज्यादा पढ़ के आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना बेनिफिट आपको मिलेगा ज्यादा सॉल्व करके। भले ही आप लोगों के आंसर्स गलत हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर आंसर गलत हो फटाफट पिक करिए उस टॉपिक को, जाके उसका कोई वीडियो जो आप देख रहे हो वो देखो, या आपने कहीं नोट्स बनाए हैं वो नोट्स पे रिवाइज करो और दोबारा से टेस्ट पे आ जाओ। जितना ज्यादा आप टेस्ट दोगे उतना बेटर होगा। 8 दिन का समय है आपके पास में और हर दिन अगर आप लोग एटलीस्ट सुबह के टाइम पे एक टेस्ट देते हो, अर्ली मॉर्निंग, और शाम के टाइम पे भी एक टेस्ट देते हो सोने वाले समय पर, तो आपके पास में पूरे दिन का ऑटोमेटिकली रिवीजन का पूरा स्केड्यूल बन जाएगा, क्योंकि जो जो आपने गलतियां करी है वो ऑफकोर्स दिमाग में चलेगी, तो आप लोग वो जो है वो हैंडल कर सकते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग रिविजन कर सकते हो। तो आपका पूरा टाइम भी मैनेज हो जाएगा और एटलीस्ट मैं कह रही हूँ कि एक दिन के अंदर 2 पेपर हमको निकालने हैं। इसके अलावा एग्जाम प्रेशर पे हैंडल करने के लिए या बेसिकली इसे थोड़ा दूर करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा लीजर टाइम आपको निकालना चाहिए, थोड़ा बहुत। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम बिल्कुल किताबों में, वीडियोस में एकदम डिटेल में घुसे हुए होंगे, तो इसलिए थोड़ा जरूरी है फिजिकल एक्सर्शन करना भी, थोड़ा बहुत वॉक वगैरह करिए, 1 घंटा जरूर अपने लिए निकालिए फिजिकल, थोड़ा थोड़ा इधर उधर करने के लिए, राइट। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि इतने स्ट्रेस को रिलीज आउट करना, डिस्पैच करना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये मेरे लिए बहुत काम करता है, इसीलिए मैं आपको भी बता रही हूँ कि जरूर 1 घंटा एटलीस्ट अपना समय निकालिए जिसमें सिर्फ आप हो और आप अपने फिजिकली बॉडी पर ध्यान दे रहे हो। ये भी बहुत ज्यादा एक जरूरी सिचुएशन होती है।
अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए जो मैं ये बोल रही हूँ कि मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट, तो टेस्ट सीरीज आपके पास में ऑलरेडी है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। अगर आप लेना चाहो तो 30+1 मॉक टेस्ट हम देते हैं इसमें, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में, सोल्यूशन के साथ में, और बिल्कुल सीबीटी एनवायरनमेंट है, एग्जाम हॉल में जैसा एनवायरनमेंट मिलता है बिल्कुल वैसा। वेबसाइट पे जाके एक बार आप डेमो टेस्ट दे भी सकते हो, एक टेस्ट फ्री है और 30 टेस्ट के लिए आपको पेमेंट देना है, जो कि आपके पास में नॉमिनल से चार्जेस है। तो पूरा का पूरा वो एक टेस्ट देके देखो कैसा फील होता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले लेना और उसके अकॉर्डिंग अपना दिन डिसाइड करो कि कैसे होना है। ठीक है, मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पेड वाले स्टूडेंट्स हैं, वो एक दिन के अंदर 3-3 मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास डाउट्स आते हैं तो मुझे पता है वो चीज़। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एटलीस्ट ये करो, क्योंकि प्रेशर में आके कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आप अंडर प्रेशर तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसीलिए जितना आप रिलैक्स रहोगे उतना बेटर रहेगा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि आपने बहुत सारा पढ़ लिया, पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मॉक टेस्ट के अंदर नंबर नहीं आ पा रहे हैं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो पेपर अटेम्प्ट करने वाली कला है वो बिल्कुल डिफरेंट है और तैयारी करने वाली कला बिल्कुल अलग है। आप जो तैयारी के समय पे कर रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर जब हम लोग कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो क्वेश्चन हम लोगों के क्यों नहीं सही निकल रहे हैं या क्या दिक्कत होती है, तो मैं इसका एक छोटा सा तरीका आप लोगों को बता सकती हूँ जो मेरे लिए बहुत काम करता है और मैं कई बार अपनी क्लासेस में भी बताती हूँ, दैट इज चॉइस एलिमिनेशन। अगर आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस में से अगर आप लोग सही ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको ट्राई करना चाहिए कि आप लोग जो है वो गलत ढूंढने की ट्राई करो। हर एक ऑप्शन को उठाओ और ट्राई करो कि आपको इसे गलत प्रूव करना है। इसे कॉन्ट्रोवर्शियल अप्रोच भी बोल रहे हैं हम लोग, कॉन्ट्रडिक्टरी अप्रोच भी बोल रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग में हमने ये चीज पढ़ी थी कि हमें ये ट्राई करना है कि वो एक मछली निकाल सके जो पूरे तालाब को गंदा करती है। आप एक ऐसे एग्जाम्पल पॉइंट ढूंढ लो जिसकी वजह से ये ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो चारों ऑप्शन से बहुत आसपास आएंगे, रिलेटेड आएंगे, कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन आएंगे। मैथमेटिक्स में आईसीटी के अंदर तो इस तरीके से होता है कि 40, 41, 42, 43 ऐसे ऑप्शंस आते हैं। अब अप्रोक्स में भी कितना अप्रोक्स करोगे, ये तो मैं फिर भी ज्यादा बोल रही हूँ, पॉइंट्स में भी दे देते हैं आप लोगों को। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें ये ट्राई करना है कि कोई भी ऑप्शन हो, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो न्यूमेरिकल बेस हो, हमें ये ट्राई करना है, ऑप्शन उठाओ और ट्राई करो कि ये क्यों सही नहीं होगा, ये एक रीजन हम अपने आप को ढूंढ सके। और चॉइस एलिमिनेशन सबसे ज्यादा बेस्ट काम करता है आपके कीवर्ड्स के साथ में। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम डीप लर्निंग में पढ़ते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस मेरा पेपर 2 है तो हमने बहुत ज्यादा इसको पढ़ा है। डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स ये कहती है कि आपको एसोसिएटिव मेमोरी के ऊपर काम करना चाहिए, है ना। अब ये एसोसिएटिव मेमोरी क्या कहती है, आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, जैसे आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का कीवर्ड है मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर काम करना, आर्टिफिशियल सेटिंग के अंदर काम करना, इस तरीके के कीवर्ड्स आपके बने हुए होते हैं। तो आपको ट्राई ये करना है कि आप इन ऑप्शंस को एलिमिनेट करो उन कीवर्ड्स के बिहाफ पर, आप एसोसिएट कर करके इनको रिलीज आउट करने की कोशिश करो कि यार इसमें ये वर्ड नहीं है या इसके अंदर ये हो सकता था, इस वजह से ये गलत हो गया है। तो चॉइस एलिमिनेशन विद कीवर्ड्स या एसोसिएशन के साथ में लगाना इज द बेस्ट वे मॉक टेस्ट के अंदर अपने नंबर बढ़ाने का। और मैं आज क्यों बता रही हूँ आपको, देखो आपका जो मॉक टेस्ट है वो आपके पास में, जैसे हमने बोला कि मान लो कि आप लोग के पास में 30 मॉक टेस्ट है, ठीक है, और 8 दिन है, तो कुल मिला के अगर हर दिन 3 से 4 मॉक टेस्ट भी देते हो आप लोगों की तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि अभी अगर आप 10 घंटे वीडियो देखते हो और एक पेपर निकालते हो, उससे बेटर है कि आप जो है वो 3 पेपर निकालो और 3 घंटे वीडियो देखो। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं। अपनी अप्रोच को थोड़ा दूसरी साइड से देखिए, वो जो सिक्का है ना उसका उल्टा वाला पहलू एक बार ट्राई करके देखिए, क्योंकि अभी आपके लिए पढ़ के होना मेरे लिए मुश्किल लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा आप अप्लाई कर पाओगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन में दिमाग लगाओगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे एलिमिनेट करना है, ये कला को अगर आप डेवलप करना चाहोगे तो आपके मॉक टेस्ट में भी नंबर इंप्रूव होंगे, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ जाएगी। क्योंकि ज्यादातर बच्चे तेज करने पर भागते हैं कि तेज करेंगे तेज करेंगे तेज करेंगे। बेटर ये है कि आप एक्यूरेसी पे ध्यान दो, अपने आप स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। एक्यूरेटली ज्यादा पेपर निकालोगे, ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बन जाएगी। पर ट्राई करना है इस तरीके से। अगर आज तक आपने नहीं ट्राई किया तो एक बार ट्राई करके देखना, बताना अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो तो, या जिन स्टूडेंट्स ने करके देखा है उनके लिए कैसा रहा ये बता सकते हैं। मैम हम मॉक टेस्ट भी देते हैं, हम रोज के 2-3 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हम अच्छे से रिवीजन भी कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे हो चॉइस एलिमिनेशन भी कर रहे हैं। जितने भी अपने स्टूडेंट है वो सब कीवर्ड जानते हैं, चॉइस एलिमिनेशन जानते हैं, सब जानते हैं। बट मैम मैं बार बार ना पेपर 1 के अंदर 30 क्वेश्चन पे अटक जाता हूँ आउट ऑफ 50, या मैं 35 क्वेश्चन पे अटक जाता हूँ आउट ऑफ 50। अब क्या करें, अब 30 क्वेश्चन बन रहे हैं यानी पेपर 1 के अंदर 60 नंबर,
अगर 35 क्वेश्चन बन रहे हैं तो पेपर 1 के अंदर 70 नंबर। देखो इट इज नॉट बैड, 70 नंबर बुरे नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके मॉक टेस्ट में 70 नंबर आ रहे हैं तो आप थोड़ा और मेहनत करोगे, थोड़ा और प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे तो आप 40 क्वेश्चन सही कर सकते हो आउट ऑफ 50। अगर आपके पेपर 1 में 80 नंबर आ जाते हैं तो आपको पेपर 2 में बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। पहली बात तो पेपर 1 के अंदर टारगेट बना के चलना है कि मुझे 1 घंटे के अंदर यानी कि 60 मिनट के अंदर ही पेपर को सॉल्व करना है। ऐसा कोई पहले से रूल नहीं लिखा हुआ है, एनटीए ने ऐसा कोई रूल दिया नहीं है, पर मैं आपको ये बोल रही हूँ जब भी मॉक टेस्ट दो, जब भी प्रिपेयर करो, है ना, कोई भी पेपर आप दो, चाहे ऑफलाइन दो चाहे सीबीटी दो, वैसे ऑफलाइन तो देना ही नहीं चाहिए, सीबीटी ही देना चाहिए क्योंकि पेपर भी सीबीटी है, तो ये ट्राई करना है कि 60 मिनट में दें। और अगर आपके साथ में ऐसा होता है कि आपके नंबर जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, बार बार कॉन्स्टेंटली मैम वो 70 नंबर या वो 68, 66 इस वाली लेन में आप रह जाते हो और कैसे इंक्रीज करना है, तो मेरे हिसाब से इन वाले स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ट्रिक ये है कि आपको आपके नंबर ऑफ टॉपिक्स को इंक्रीज करना चाहिए। देखो आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं, जिनको आपने कंसोलिडेट करा है, उनके अकॉर्डिंग आपके 70 नंबर बन रहे हैं। अब आपको थोड़ा रेंज इंक्रीज करने की जरूरत है, थोड़ा टॉपिक इंक्रीज करने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर 10 पढ़े हैं तो अब आपको 11वें टॉपिक की तरफ जाना चाहिए, है ना, आपको एक टॉपिक इंक्रीज करके देखना चाहिए। ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपके नंबर इंप्रूव हो जाएंगे। इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपको अपनी सर्टेन वाली यूनिट और नॉट सो सर्टेन वाली यूनिट्स को डिवाइड करना है। जैसे कि आपको पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये 2 टॉपिक्स आपके गलत नहीं होने चाहिए, या ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ के 20 नंबर गारंटी वाले नंबर है, ये तो आने ही आने हैं, ये तो बिल्कुल नहीं छूटेंगे। तो जैसे अगर आप लोग टेस्ट सीरीज लेके सॉल्व करना शुरू करते हो ना, तो मैं ये चाहूंगी कि आप ये वाले आरसी और डीआई तो बिल्कुल भी छोड़ो ही नहीं, इनके तो 20 नंबर करने ही करने हैं। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सी अपनी वो टॉप 7 to 8 यूनिट्स को चूज किया होगा। जैसे मैं हमेशा आपको 7:3 बताती आई हूँ पिछले 4 साल कि 7 यूनिट्स आपको अच्छी से करनी है और बची हुई 3 यूनिट्स आप कच्ची पच्ची कर सकते हो। तो इन 7 यूनिट्स में से 2 तो आपकी आरसीडीआई हो गई। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल आईसीटी आप करते हो, तो आपको पता है कि आईसीटी जो है वो एज अ इंडिविजुअल भी आप लोगों से पूछा जाता है, प्लस उसको रिसर्च के साथ में या टीचिंग के साथ में या हायर एजुकेशन के साथ में इंटीग्रेट करके भी सवाल आते हैं, इवन एनवायरनमेंट के साथ भी इंटीग्रेट करके सवाल आते हैं। तो कुछ एडवांस टॉपिक, कुछ नए टॉपिक्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। नॉट इवन अ पेड कोर्स, बट मैं यूट्यूब पे भी आपको ऐसे बहुत सारी क्लासेस करवाती हूँ। जैसे मैंने, अगर आप लोग सर्च करो करंट अफेयर बाय अदिति मैम करके आप वीडियो देखना, उसमें मैंने आपको बहुत सारे करंट ऐसे टॉपिक्स बताए, जैसे कंप्यूटिंग के बारे में, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, ओपन एआई हो गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्टैटिक वाले टॉपिक्स में नहीं है, डायनामिक टॉपिक्स में आते हैं। तो इन बच्चों के लिए जो 70 सिक्योरली ला रहे हैं, रिपीटेटिवली 70 नंबर आ रहे हैं, वो टॉपिक रेंज इंक्रीज कर सकते हैं। समझ रहे हैं? और ये चीज मैम हमको कैसे पता चलेगी? पेपर देके। जब आप पेपर दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे से हर बार ये वाले क्वेश्चंस छूट जा रहे हैं, ये जो नया टर्म आ रहा है ये छूट जा रहा है। और सिली मिस्टेक अगर कर रहे हो तो देखो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, सिली मिस्टेक एक इंसान खुद ही सुधार सकता है। अगर नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस में आप बाइनरी मिस्टेक कर दे रहे हो, सिली मिस्टेक कर दे रहे हो, तो ट्राई करो कि कम से कम हो, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ में पेपर आपको देना है। तो आई होप कि आप ये चीज करके देखोगे। पिछले साल ये मैंने बहुत करवाई थी स्टूडेंट से और काफी अच्छे से इंप्रूव भी हो गए थे, राइट। लास्ट टाइम में क्या पढ़ना है ये बहुत मैटर करेगा कि आप कैसे दे रहे हो, है ना, कितना आप अपना प्रैक्टिस करते हो, कितना आप रिविजन करते हो। एक चीज मैं आपको बोल दूं, लास्ट टाइम पे मैं उसकी बिलीवर रही हूँ हमेशा कि मैं लाइव क्लास से ज्यादा रिकॉर्डिंग क्लास देखने में बिलीव करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने पेस पर उसे देख सकती हूँ। हर दिन 8 दिन बचे हैं, 8 दिन के अंदर पूरा का पूरा पेपर 1 का और पेपर 2 का टाइम आप डिवाइड कर लो, और टाइम को डिवाइड करने के बाद में आप ये डिसाइड कर लो कि आज मुझे ये वाला पूरा पोर्शन रिवाइज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि मुझे स्टार्टिंग की 2 यूनिट्स आज रिवाइज कर लेनी है, और उन 2 यूनिट्स के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट में मुझे इन 2 यूनिट्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, सबसे ज्यादा नंबर इनके अंदर लेके आने हैं। बाकी तो सारी चीजें चली रही है। फिर अगले 2 दिन या अगले दिन के लिए 2 यूनिट, और फिर वो बची हुई 2 यूनिट, तो 4 हो गई, तो उन 4 पे फोकस करना है। इस तरीके से टारगेटेड स्टडी लेके जानी है। तो लास्ट टाइम पर जितना हो सकता है, जो भी मॉक टेस्ट में आपकी गलतियां हो रही है, जो चीजें बार बार सिली मिस्टेक में गलत हो रही है, उनके जाके वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगा के 2x पर, या जो भी आपकी स्पीड आपको कंफर्टेबल लगती है उस स्पीड पर जाके बार बार उसे रिवाइज करो। नया पढ़ने से बेटर है कि आपने जो पढ़ा है आप उसे दोबारा दोबारा रिवाइज करो। एटलीस्ट किसी एक टॉपिक को 3 बार आपको रिवाइज करना ही करना है अच्छे से, और ये ट्राई करो। अगर आपने खुद के नोट्स बनाए तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं भी बनाए तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स है उनको अच्छे से देखो, बड़ी क्लासेस को, मैराथन क्लासेस को, और अच्छे से उनको थॉरली पूरा का पूरा देखो।
दोबारा से। मोनोटोनस है, बोरिंग है, बट देखो विराट कोहली ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी कि मेरा दिन बहुत बोरिंग होता है, बट मैं फिर भी रोज सुबह आता हूँ और वही रूटीन फॉलो करता हूँ, और शायद इसीलिए वो इतने बड़े बैट्समैन बने हैं। तो आपको भी यही चीज समझनी होगी कि डेली रेपिटेटिव टास्क करना, मोनोटोनस टास्क करना ज्यादा डिफिकल्ट है रोज कुछ नया करने से। तो इसीलिए हमारे लिए अगला ये 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता जो है वो क्या करना है हमको, मोनोटोनस टास्क बार बार। कोई बात नहीं, पढ़ लिया मैम नंबर सिस्टम, दोबारा पढ़ो। हर बार कुछ ना कुछ नया निकलेगा, हर बार आपको उस टॉपिक की इन डिटेल वाली चीजें समझ में आएगी। और यही चीज मैं बोलती हूँ पेपर 1 और पेपर 2 में डिफरेंस भी क्रिएट करती है कि आपका जो पेपर 2 है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, अलग अलग चीजें उसके अंदर पूछी जाती है। तो आपको जो टॉपिक्स आपके पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा पूछे हैं उनको बार बार देखना है, क्योंकि उनके डिटेल के क्वेश्चन बनेंगे। और आपके जो नए टॉपिक्स आए हैं वो उन पर ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस बन सकते हैं, या थोड़े ज्यादा लेवल पे क्वेश्चंस नहीं जाएगा। तो अगर पेपर 1 और पेपर 2 का टाइम एडजस्टमेंट की मैं बात करूं तो इस वक्त मेरे हिसाब से आपको पेपर 2 को ज्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे और टॉपिक्स भी ज्यादा हैं। तो आपको पेपर 2 को कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम देना चाहिए। पेपर 1 के अंदर मॉक टेस्ट वाली अप्रोच अप्लाई करो, मॉक टेस्ट दो, जो लगता है टॉपिक उसको दोबारा करो, और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। पेपर 1 में तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। मैं लास्ट के 15 दिन ही पेपर 1 पढ़ के गई तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गई। तो आई होप कि ये अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जितने ज्यादा क्वेश्चंस हाथ से निकाल के जाओगे उतनी आसानी आपको एग्जाम हॉल में होगी, ये मैं गारंटी से बोल सकती हूँ। अब कैसा पेपर आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो सब मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट ये जरूर सर्टेन है जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप अपने हाथ से निकाल के जाओगे उतने अच्छे नंबर आपके बनेंगे। इसीलिए मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियोस की रिकॉर्डिंग फॉर्म के अंदर उसको दोबारा से 2x पे चला के रिवाइज करना। जैसे आप 1 घंटा वॉक कर रहे हो तो वॉक करते करते आपने ईयरफोन्स लगा लिए अपने और आप अपना वीडियो रिवाइज करो। कोई सोच रखा था टॉपिक की यार ये रिवाइज करेंगे, उसका वीडियो चला लिया, उसको अच्छे से रिवाइज करो, थॉरोली रिवाइज करो, और जो भी करो कॉन्सेंट्रेशन के साथ में करो, राइट। और 3-3 घंटे वाले विंडो में करो, तो थोड़ा एग्जाम एंजाइटी भी कम हो जाएगी। आई होप कि ये सारी बातें आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहेगी। जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी। चॉइस एलिमिनेशन या कैसे हम लोग एसोसिएटिव मेमोरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा सकते हैं वो मैंने बताने की कोशिश करी। पेपर अटेम्प्ट को लेकर या कैसे हम थोड़ा बहुत गेस वर्क कर सकते हैं, जिसको हम लप्पे मारना या तुक्के मारना भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी मैं आप लोगों के लिए जरूर एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा वीडियो बनाते चलूँ या ऐसे आप लोगों की टिप्स जो है वो हेल्पफुल रहती है तो जरूर कॉमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी टेस्ट सीरीज अगर आप बाय करना चाहते हैं तो JRF अड्डा प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, या अगर आप लोग जून वाले एग्जामिनेशन के लिए हमारे पेड कोर्स पे एनरोल करना चाहते हो, बिकॉज एक ही स्टेटमेंट हमेशा बोलती हूँ, कंटेंट इज किंग। और हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है, हमारी जो पहचान है UGC के अंदर, इस पूरी कैटेगरी के अंदर, वो हमारे कंटेंट के लिए। मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे मत देखो, मेरी बातों को मत सुनो, मेरे कंटेंट को देखो, और कंटेंट को मैच करो प्रीवियस ईयर पेपर से। तो अगर आपको लगता है तो आप लोग जून वाले एग्जाम के लिए भी एनरोल कर सकते हो। अभी रजिस्ट्रेशन जो है वो हम लोग शुरू कर देंगे, जैसे ही शुरू होगा मैं वीडियो बना दूंगी, अगर आप एनरोल करना चाहो तो। ठीक है जी, फिलहाल के लिए बस नहीं गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड लक।